वेलकम नाजरीन। इस हमने पिछली कन्वर्सेशन में बात की थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि वो गैलीलियो गलीली ने सबसे पहले दी थी, जो बड़ी इंट्यूटिव और कॉमन, थोड़ी सी मेहनत से आप उसको समझ सकते हैं। तो वो उसके ऊपर हमने तफसील से गुफ्तगू की कि उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई चीज़ इनवेरिएंट हो। तो एट द एंड उस पर हसान ने दिखाया कि कोई भी वेव इक्वेशन जो सेकंड डेरिवेटिव में आती थी वो उसके अंदर इनवेरिएंट नहीं होती, जिसका ये मतलब है क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशंस भी अगर आप देखें, मैक्सवेल इक्वेशन से जो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसमिट होने की जो वेव्स निकाली थी, जो जो फिनोमेना निकाला था, वो वेव्स ही की फॉर्म में था और वो सेकंड डेरिवेटिव ही की फॉर्म में था। तो इसका ये मतलब है कि वो भी उसमें इनवेरिएंट नहीं है। उसका ये मतलब बना कि हमें दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए फिजिक्स के लॉज मुख्तलिफ चाहिए समझने के लिए कि उसके अंदर ये मूवमेंट क्यों हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लॉरेंस फिट्जजेराल्ड। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हसन, लॉरेंस को 1902 में शायद नोबेल प्राइज भी मिला था। नहीं, मुझे नहीं याद, मैं मुझे याद चेक नहीं है, कर हो लूंगा, सकता है मेरा, मेरा ख्याल है कि हो उनको सकता है। नोबेल प्राइज मिला हो। तो उनका, तो ये जो है ये बेसिस है स्पेशल रिलेटिविटी की। तो आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। उसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री आसान, मैं आपको ये बता दूं कि आपको शायद पता हो कि नहीं, मैं रिलेटिविटी तो मेरे लिए बड़ा बड़ा पैशनेट सब्जेक्ट रहा है। वेरी बिगनिंग स्पेशल रिलेटिविटी का नाम हुआ करता था लॉरेंस आइंस्टाइन रिलेटिविटी। बाद में लॉरेंस ने सजेशन दी कि क्योंकि इसमें आइंस्टाइन का काम बहुत ज्यादा, इसको आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी कहा जाए, बट इवेंचुअली इसका नाम हो गया स्पेशल रिलेटिविटी। बट इससे आपको लॉरेंस के काम की अहमियत बताना जरूरी थी। तो ये कहने के बाद हसन, लॉरेंस अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इसमें आप ये बात सही कह रही हैं कि 1902 में नोबेल प्राइज मिला, मैंने चेक किया। और क्या कहते 1902 हैं में मिला। इसमें, हाँ जी 1902 में मिला है इसमें। अच्छा, इसमें और चीजें हैं, ये है कि स्पेशल रिलेटिविटी की जब हमने जो बात की ना, कि इसको पहले लॉरेंस आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी यानी कि रिलेटिविटी कहते थे। स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में लोगों के ध्यान में जो मिसकंसेप्शन है, आइंस्टाइन ने सारा काम किया, ये साहिर गलत। आइंस्टाइन का बड़ा हाँ हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक यहाँ पे लोग मिन्काउस्की को भूल जाते हैं, उसने बहुत काम किया, हाँ बहुत। जो उसका सारे का सारा फॉर्मुलिज्म है उसने डेवलप किया। खैर, तो अब हम अच्छा, जाते हैं थोड़ी 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 वजाहत मैं जी यहाँ जी पे एक करना चाहूंगा। मिन्काउस्की जो जी, था एक्चुअली आइंस्टाइन का उस्ताद था। उस्ताद था, हाँ जी। राइट। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मशहूर वो डिस्टेंस, बल्कि इवेंट का फार्मूला है, डी एच स्क्वायर इक्वल, वो मिन्काउस्की की एग्जैक्टली। ड्राइव किया हुआ। गो अहेड। इसको जो स्पेशल रिलेटिविटी की जो स्पेस है, उसको मिन्काउस्की स्पेस कहते हैं, मिन्काउस्की स्पेस इसलिए है। कहते हैं। अच्छा, चलें तो लेट्स स्टार्ट रिलेटिविटी पार्ट। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, यहाँ से इसको शुरू करने से पहले हमें याद रखना होगा, जैसे कि हम कई दफा बताते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स हैं। तो उनमें से एक्चुअली पोस्टुलेट एक ही है, लेकिन उसको हम दो कहते हैं कई दफा। तो अगर आप चाहें तो आप वो बता सकते हैं ज्यादा आसान लैंग्वेज अच्छा, में। मैं ये ये बात बड़ी अहम है। ये आज भी किसी के साथ मैं डिस्कस कर रहा था और मैंने अपने अलावा आपको इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए अक्सर देखा है। तो वो ये है कि एक्चुअली रिलेटिविटी का स्पेशल रिलेटिविटी का पोस्टुलेट एक ही है। ये वही पोस्टुलेट है जो गैलीलियन रिलेटिविटी का भी था, कि लॉज, फिजिक्स के लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए चेंज नहीं होते। यही लॉ था उसका। ये एग्जैक्टली। रिलेटिविटी है जो एक्चुअली बहुत दफा कहा जाता है कि स्पेशल रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं। वो एक्चुअली बात यह है कि आइंस्टाइन ने ये डिस्कवर किया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, या स्पीड ऑफ कॉजेलिटी इसको मैं कहूंगा, इंफॉर्मेशन की स्पीड की लिमिट भी फिजिक्स का एक लॉ है। अगर ये भी फिजिक्स का एक लॉ है तो इसको भी इनर्शियल फ्रेम में चेंज नहीं होना चाहिए। ये काम इज स्पेशल रिलेटिविटी। इसमें एक चीज ये है कि दूसरा वाला पोस्टुलेट है ना, इसके बारे में ना सैडली कहना पड़ता है कि लोगों के ध्यान में पता नहीं क्या क्या लोगों ने भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक
आई थिंक कल किसी से बात, शायद कमेंट्स में बात हो रही थी कि कोई कहता कि हमने ये पढ़ा है कि दूसरा पोस्टुलेट ये है कि कोई चीज स्पीड लाइट से तेज जा सकती है। ये कौन सा पोस्टुलेट है? ये कोई नहीं पोस्टुलेट नहीं है। और ये मैंने ये भी लोगों को कहते देखा है कि ये पोस्टुलेट भी है, पर खैर वो और आगे चली जाएगी बात, वो बाद में बात कर सकते हैं कि वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि E इक्वल टू MC स्क्वायर का क्या मतलब है, कई लोगों के ज़हन में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है लोगों ने। खैर, तो खैर शुरू करते हैं कि अभी हमने ये बात की दिस सेकंड पोस्टुलेट की कि स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम फॉर एवरी इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये बात बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए मैंने इतनी जरूरी बात है कि इसको मैंने हाईलाइट में लिखा है कि व्हाट इफ C इज सेम। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर ये चीज हम सही मान लें, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, कि अगर ये चीज हम सही मान लें तो इससे बहुत मजे मजे के और काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। अच्छा हसन, अगर हम ये कहें, अगर हम इसको स्पीड ऑफ लाइट ना कहें, अगर हम ये कहें कि लॉजिकली, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे हुए थे, लॉजिकली आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि कायनात के अंदर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाने की एक लिमिट होनी चाहिए, हाँ, राइट? यानी अगर कि ये ना हो तो कायनात एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट? हाँ कॉज़ैलिटी उसमें वहाँ और आ जाएगी ना। एग्जैक्टली उसमें असल में जब हम कहते हैं ना ज्यादातर, ओके आपको जैसे कि आपको पता है कि फिजिसिस्ट जो हैं वो काफी लेजी लोग होते हैं। वेल अब काम में अच्छे होते हैं वो, लेकिन वैसे बड़े लेजी होते हैं। तो जब वो कहते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, दे एक्चुअली डोंट लिटरली मीन स्पीड ऑफ लाइट। वो एक्चुअली यस, वो जो आप कह रहे हैं वही है। एक्चुअली वो ये कह रहे होते हैं कि द स्पीड एट विच massless ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल, ये मतलब है एग्जैक्टली, स्पीड ऑफ लाइट दिस इज का। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ी सी इस पे ना, मुझे पता है हम आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं, ये इतनी हाँ अहम कोई बात बात है नहीं, कि कोई लोग बात बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मुझे इस बात की बहुत कंफ्यूजन हुआ करती थी। मैंने जब रिलेटिविटी पढ़ना शुरू की तो मुझे ये पता था कि आइंस्टाइन का पोस्टुलेट है, या आइंस्टाइन की वो है, एक प्रिडिक्शन है कि ग्रेविटेशनल नहीं। वेव, एंड मैं बात कर रहा हूँ 1980s की, जब अभी ग्रेविटेशनल वेव डिस्कवर नहीं हुई, कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करेंगी। फिर ये है कि ग्लूआन्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। मेरी मेरी ये कंफ्यूजन हुआ करती, एंड नॉट ओनली स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट? मुझे ये कंफ्यूजन हुआ करती थी कि ग्रेविटेशनल वेव को कैसे पता लगेगा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैंने यूज करनी है, और वो क्या है। फिर ये बहुत जमाने के बाद ये कंफ्यूजन मेरी ऐसे दूर हुई कि ये, इसका स्पीड ऑफ लाइट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका ताल्लुक है स्पीड ऑफ मैक्सिमम लिमिट जो इंफॉर्मेशन की कायनात के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव होने पर है, उसकी ये लिमिट है, दैट्स ऑल। तो जब ये है, एग्जैक्टली गो अहेड। इसमें वैसे और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि हम एंड में करें भी। खैर, तो अच्छा चलें, तो अब हम चूंकि हमारा अभी जो एम है वो ये है कि हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है। तो इसके तरफ जाने के कई तरीके हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिलोसफी और फिजिक्स में देखें तो उसमें और बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन हमने चूंकि जल्दी करना है तो हम ये कर सकते हैं कि वो तरीका अपनाएं जो कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम भी है, ताकि अगर कोई इसके बाद कोई बुक पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े, तो उसको आसानी हो। ठीक है, तो हम ये करेंगे पहले कि हम पहले टाइम डायरेक्शन की डेरिवेशन करेंगे, फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डेरिवेशन करेंगे। जल्दी जल्दी मैं डिटेल्स को दिखाता जाऊंगा, अगर कोई देख चाहता है या चाहती है कि वो पॉज करके देख ले तो वो देख सकते हैं। और लेकिन मैं जल्दी करूंगा ताकि टाइम बचे। तो सबसे पहले टाइम डायरेक्शन की जो डेरिवेशन आप कह सकते हैं वो शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले के खैर मैं बाद में बता दूंगा बीच में। तो टाइम डायलेशन की जो डेरिवेशन करने के लिए जरूरी बात है वो ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, जो कि एक्चुअली नीचे है, मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए, ये लाइट सोर्स है। एक्चुअली एक ही पॉइंट है जहां से लाइट ऊपर जा रही है। ये ऊपर मिरर लगा हुआ है, ये मिरर है, और नीचे आ रही है लाइट। मैंने उनको दिखाया है क्लैरिटी के लिए, ऊपर जाने वाला पाथ और नीचे आने वाला पाथ अलग अलग दिखाया, लेकिन एक्चुअली वो जिस पाथ से ऊपर जा रही है उसी पाथ से नीचे आ रही है। अब सपोज करें कि ये जो सेपरेशन है लाइट सोर्स में और मिरर में, सपोज करें इसको मैं एज कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ कि ऊपर जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको मैं टी अप कह देता हूँ, वो है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। और एक्चुअली नीचे आने के लिए भी यही है, ठीक है। अच्छा, ये एच जो है ये लेंथ है, लेंथ है, एग्जैक्टली ये लेंथ है। प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, हाइट है। I wanted to make sure that people understand. ये हाइट है, हाइट की वजह से एज का है मैंने। ठीक है। अच्छा चले, तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा ऊपर और नीचे जाने में? वेल ऑब्वियसली जस्ट ऐड देम,
तो ऊपर जाने वाला टाइम और नीचे आने वाला टाइम इनको ऐड किया तो ये 2h/c। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो कि मैं नीचे को लेकर आ रहा हूँ लाइट को, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। वेल, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं जो मेरे टी टाइम है, ये फिर टी टाइम आ गया, ये जो टी है, ये वाला जो टी है, ये वाला टाइम, ये किन दो इवेंट्स के दरमियान है? वेल, ये पहला इवेंट ये है कि लाइट गई नीचे से ऊपर, और दूसरा इवेंट ये है कि लाइट वहीं पे वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इवेंट्स सेम पॉइंट पे हुए हैं। ये करवाना चाह रहा था मैं असल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता कि ओके, एक इवेंट ये है कि जो नीचे से लाइट चली गई, ठीक है, और दूसरा इवेंट ये है कि ऊपर लाइट पहुंच गई, ये भी तो दो इवेंट्स हैं, मैं इनके दरमियान टाइम कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा? पहले इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट्स पे नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि दो इवेंट्स हों जो सेम पॉइंट पे हों। ये बहुत जरूरी बात है। वेरी गुड, वेरी ठीक है। अच्छा, चलें, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि सपोज करें कि ये जो अब मैंने बॉक्स सा बनाया है जिसके अंदर सारा काम हो रहा है, सपोज करोगे जैसा कि ज्यादातर होता है रिलेटिविटी में, कि इस पे कई मीम्स हैं कि जब रिलेटिविटी का कोर्स शुरू होता है तो ट्रेन वहां बाहर आ जाती है। तो खैर, सपोज करो कि एक ट्रेन जो है तो क्या कहते हैं, सपोज करो ये ट्रेन का कैरेज है कोई, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है एक और ऑब्जर्वर के रिलेटिव, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। अच्छा, चलें, तो अब देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि लाइट नीचे से स्टार्ट करेगी, ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचेगी तो वो कैरेज थोड़ा आगे जा चुका होगा, ठीक है, ये जो यानी कि ये प्लेटफॉर्म पे हाँ, जो बंदा मूंगफलियां खा रहा है वो देख रहा है कि जो डब्बा जा रहा है उसके अंदर जब आपने हाँ, वो लाइट छोड़ी, तो टेक्निकली हाँ, वो जब लाइट वहां पर पहुंचेगी तो वो एक एक डायगोनल पाथ अडॉप्ट कर लेगी। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली, राइट। बिल्कुल। यानी कि ये देखिए, ये वो लोकेशन है, ये वाली जब लाइट ऊपर पहुंच चुकी है, ये ट्रेन की कैरेज की वो लोकेशन है, और ये वाली वो लोकेशन है जब लाइट नीचे आ गई है। तो देख सकते हो, ये मैंने ऊपर भी दिखाया हुआ है स्पीड v से कि राइट, ट्रेन इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये अच्छा, पिक्चर है उसके हाँ, मुताबिक हाँ, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा मूंगफलियां खा रहा है, मतलब या हाँ, बाहर है, ट्रेन मूंगफली के बाहर जरूरी नहीं खड़ा है, है। लेकिन हाँ, ठीक है। मूंगफली जरूरी नहीं, गन्ने चूप रहा है, कुछ कर रहा है। कोई कोई ये ना हो जाए कि वो कहे रिलेटिविटी जो है वो मूंगफलियों से आती है। हाँ, कई लोग हैं जो कई लोग जो है वो कहते हैं ग्रेविटी जो है वो एप्पल से आती है, न्यूटन ने बताया था। खुदा के लिए यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा, चले, तो खैर, अच्छा, अब क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि हम वही काम दोबारा करते हैं जो हमने पहले किया था। पहले क्या किया था हमने टाइम कैलकुलेट किया था, ये दो इवेंट्स के दरमियान के लाइट नीचे से गई है और फिर वापस आई है टकरा के। तो टोटल डिस्टेंस टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस देखते हैं कितना है। अब ये डिस्टेंस, अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। आई अज्यूम कि आपको आती है, ठीक है। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? वेल, डिस्टेंस जो है, आप देख सकते हो कि ये जो मैंने दिखाए हुए हैं डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, ठीक है, और एक ये डिस्टेंस, हाइट, और ये, तो एक्चुअली ये इस ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस और इसकी हाइट है, ठीक है। तो अगर इनको दोनों को यूज करके आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास जो हमें चाहिए, ओ सॉरी, एक मिनट, डिस्टेंस हमें चाहिए वो एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ठीक है, ये सिर्फ हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? वेल, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो और ये आप देख सकते हो कि ये दो दफा है, दो डायगोनल्स हैं, तो मैंने इसलिए डिस्टेंस में ये दो 2 डाला है। दफा हाँ, एग्जैक्टली। और फिर एच स्क्वायर प्लस वो जो डिस्टेंस था नीचे वाला, ठीक है, उसका स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। उसमें एक चीज आई थिंक मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि जो टोटल टाइम जो इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव होगा उसको मैंने टी प्राइम कह दिया है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए आधा टाइम लगेगा उसका, नीचे जाने के लिए और आधा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे कि नीचे वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लिया मैंने। वो इसलिए क्योंकि जो टोटल टाइम है वो टी प्राइम है, और ऊपर जाने के लिए आधा टाइम लगेगा, नीचे आने के लिए आधा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो दो तो हो गया। उसका, हाँ, एग्जैक्टली। तो अब जो टाइम टोटल है उसको मैंने चूंकि टी प्राइम कहा हुआ है, तो टी प्राइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, और assumption वही है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। No, t prime is not equal to total distance. T prime is equal to the total नो, time. नो, 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 टोटल टाइम, मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ। तो नहीं, आपने टोटल डिस्टेंस कहा था इसलिए। नहीं, वो तो ऊपर है, तो ये ठीक ये है, लाइज आ गया, यानी कि ठीक टोटल है, डिस्टेंस को यूज करके अब मैंने टाइम कैलकुलेट करा। सही है, सही है। अच्छा, चलें, हाँ, बल्कि आई थिंक ये लिख देना चाहिए मुझे कि ये टोटल टाइम है। ओके, ये बेहतर है। तो ये टोटल टाइम है, ये, खैर, तो टोटल टाइम क्या, टोटल डिस्टेंस जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट किया वो डिवाइडेड बाय स्पीड। तो पोस्टुलेट यही है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को मैंने मैनिपुलेट करना है। खैर, एक मिनट,
आई थिंक मिसबिहेव कर रहा है, खैर कोई नहीं। तो अब मैंने इसको मैनिपुलेट करना है, कैसे मैनिपुलेट करेंगे? वेल बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, टी प्राइम के लिए सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये तो 6-7 क्लास की इक्वेशन है, तो आप उसका बच्चा भी कर सकता है सॉल्व। ये दोनों साइड पे स्क्वायर लो, ठीक है, और टी प्राइम को अपने अलग करना है, तो मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि फाइनल सोल्यूशन है टी प्राइम की, ये वाली जो है। अच्छा, अब हमें याद रखना पड़ेगा कि मैंने पहले कैलकुलेट किया था टाइम जब दोनों इवेंट सेम पॉइंट पे थे, ठीक है। और इसमें अभी याद रखना पड़ेगा कि जब ट्रेन मूव कर रही है तो दोनों इवेंट सेम पॉइंट पे नहीं है, एक इधर है तो एक जाके उधर है, ठीक है। अच्छा, वो जो पिछला वाला रिजल्ट था वो ये था कि t इज इक्वल टू 2h/c। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, एज का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ जो कि ये है, ठीक है। तो एज का एक्सप्रेशन उठा के अगर मैं इधर पुट कर दूं यहाँ पे, तो ठीक है, तो फिर देख, हाँ 2 कैंसिल कर देगा, और फिर मैंने ये स्क्वायर रूट से c बाहर निकाल लिया, c भी कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है टाइम डायरेक्शन का, ठीक है। अच्छा, ये बात बहुत जरूरी है कि जो टी टाइम है, जो टी फिर टी टाइम आ गया, टी जो है टी, वो एक्चुअली दो इवेंट्स के दरमियान टाइम है जब वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो सेम पॉइंट पे हुई हो। इस टाइम को कहते हैं प्रॉपर टाइम। ये वाला जो टाइम है, ये जो टी है, ये प्रॉपर टाइम है। प्रॉपर टाइम वो टाइम होता है दो इवेंट्स के दरमियान जो कि ऐसे फ्रेम में मेजर किया गया हो जिस फ्रेम में वो दोनों इवेंट्स सेम पॉइंट पे हुए हो। ये बात जरूरी है, ये बड़ी अहम बात है। और सही। अब आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह लें, फिर मैं आगे नो नो नो, दिस इज फाइन। चलिए ठीक है, तो ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब आगे आगे जो डेरिवेशन है ना, इसके बारे में इसमें आपको ज्यादा केयरफुली देखना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना इजी होके बता सकूं मैं कर दूं, लेकिन देखते हैं। अब अगर अगली चीज है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि मैंने वही वाला सेटअप रखा हुआ है, लेकिन मैंने जो लाइट सोर्स और मिरर है उसकी डायरेक्शन बदल दी है। अब वो वर्टिकल नहीं है, अब वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव करना है ट्रेन ने, उसी डायरेक्शन में मैं एक तरह से ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन, और मैंने ये कहा है कि सपोज करें कि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ किस फ्रेम में है, जिस फ्रेम में ये डब्बा स्टेशनरी है, ठीक है। यानी कि अगर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको क्या लेंथ दिखेगी उस डब्बे की, ये वो वाली लेंथ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डब्बे की जो लेफ्ट साइड है वहां से एक लाइट सोर्स आ रहा है और वापस जा रहा है टकरा के, यहाँ पे मिरर मैं लिख देता हूँ बल्कि, यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, और ये एक्चुअली मिरर है। ये वही वाली बात है, बस इसमें मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अच्छा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोर्स से जा रहा है राइट साइड पे और फिर वो वापस भी आ रहा है, तो वो दो टाइम होंगे इसमें, एक टी राइट यानी कि जो राइट तरफ जाने का टाइम है, और एक टी लेफ्ट जो कि लेफ्ट तरफ जाने का टाइम है। खैर, इस फ्रेम में तो दोनों टाइम हम देख सकते हैं सेम होंगे, कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने का कि दोनों टाइम डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो सिमेट्री है इसमें। तो टी राइट इज इक्वल टू टू लेफ्ट, और क्या है वो टाइम, वो है लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो एल ओवर सी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल टाइम है जिसको मैंने टी कहा हुआ है वो क्या है, 2l ओवर सी, टोटल टाइम जो है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसमें जो कोई देख रहा हो उसको जरा केयरफुली देखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं कि वही वाला काम कर रहे हैं कि अब सपोज करो कोई स्टेशन में है, प्लेटफॉर्म पे सपोज करें, और उसके लिए ट्रेन जा रही है। अब कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछेगा इस बार मुश्किल क्यों है देखना। वेल, मैं आपको बताता हूँ क्यों मुश्किल है। ये देखो, इस बार ट्रेन ओवरलैप कर रही है, ये बहुत जरूरी बात है। पिछली बार तो यह था कि ओके, डब्बा जो है वो ओवरलैप करने की कोई जरूरत नहीं है उसको, जब फॉर एग्जांपल जब लाइट जाना शुरू हुई थी, जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, और जब लाइट नीचे पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि ओवरलैप कर रही हो ट्रेन, यानी कि अब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या बनाया हुआ है। जो ब्लैक वाला डब्बा है, ये तब है डब्बे की पोजीशन जब लाइट ने जाना शुरू किया था यहां से, सोर्स से। ये सोर्स है, एस जो है वो सोर्स होगा। ब्लू वाली जो पोजीशन है डब्बे की, ये वो है तब जब लाइट जो है वो मिरर पे पहुंच गई। ये मिरर हमें पता है कि वो कहाँ पे है, राइट साइड पे है। और ग्रीन वाला डब्बा जो है, ये पोजीशन तब है जब वो दोबारा सोर्स तक पहुंच गया, ठीक है। ये इसलिए जरा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा ध्यान से देखनी है ये पिक्चर।
अब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये क्यों ओवरलैपिंग क्यों जरूरी है? वेल, ये ओवरलैपिंग तब ना हो अगर डब्बा ये देखो ऐसे डब्बा शुरू हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि लाइट यहाँ से शुरू हुई है जाना, और डब्बे का ये वाला जो है लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ये भी जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मिरर था शुरू में यहाँ पे मिरर था। अब मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि शुरू में कहाँ पे मिरर था। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर डब्बे का जो लेफ्ट साइड है वो शुरू हो जाना और लाइट भी शुरू हो, पहले कौन पहुंचेगा यहाँ तक? ऑब्वियसली लाइट पहुंचेगी। डब्बा इससे आगे तभी जा सकता है, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग तब वो दिखा सकते हैं जब डब्बा लाइट से भी तेज मूव कर रहा हो, तो ये नहीं हो सकता। which is not possible, right? ठीक है, अच्छा चले, तो इसलिए ये बात जरूरी है देखना कि ये ओवरलैपिंग पिक्चर होगी इसमें। अच्छा, इसमें मैंने डिफरेंट डिस्टेंसेस दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला डिस्टेंस में मुझे हाइलाइटर को यूज करना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस देखो, ये है डब्बे की लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, ठीक है। कोई रीजन नहीं है बिलीव करने का कि ये लेंथ वही होगी जो कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे के लिए होगी। अगर वही होगी तो ये दोनों जवाब हमारे पास सेम आ जाएंगे ना? जवाब एग्जैक्टली right? So ठीक है। that's अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ना ये मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं सोर्स और मिरर। हमें पता है कि सोर्स लेफ्ट साइड पे, मिरर राइट साइड पे। अच्छा, दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि चूंकि हमें पता है कि ये जो है वो स्पीड v से इधर जा रहा है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि, एक मिनट रुके, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये है v टाइम्स t राइट। अच्छा, अब देखो t राइट क्या है, सॉरी t प्राइम राइट है, क्योंकि ये टाइम जाहिर डिफरेंट होगा इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। right. तो ये अब हम कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है, ये है ये वाला और इसके दरमियान। अब आप देख सकते हो कि ये शुरू कहां से हो रहा है? जो डब्बे का राइट साइड था इनिशियली और डब्बे का राइट साइड था फाइनली। तो एक तरह से राइट साइड को जाने में कितना टाइम लगा है वो जाहिर है हमें पता है, टी प्राइम राइट है, और वेलोसिटी तो हमें पता ही है कि क्या है, वो v है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस जो है ये v टाइम्स टी प्राइम राइट है। और टी याद रखना पड़ेगा हमें कि टी प्राइम राइट क्या है? ये वो टाइम है जो लाइट को डब्बे की लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाने में लगता है, लेकिन चूंकि राइट साइड भी आगे जा रही है तो वो तब पहुंचता है जब ब्लू वाली पोजीशन हो जाती है। और अब जब ये यहां से वापस आएगा तो एक्चुअली ये और पास आ रहा है इसके, तो जब ग्रीन वाली पोजीशन होती है तब लाइट दोबारा पहुंच जाती है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिस्टेंसेस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये बहुत आसान है। कि फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस भी, एक मिनट रुके, ये वाला डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारे डिस्टेंसेस हमें चाहिए, उसके अलावा ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्टेंस। तो हमें आपको पता है कि टी लेफ्ट क्या है? लेफ्ट क्या है कि जब लाइट जो है वो लेफ्ट तरफ आ रही होती है टकरा के वापस, ठीक है। तो आई थिंक ये डिस्टेंसेस देखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये डिस्टेंसेस हमें चाहिए। खैर, अगर किसी को ना समझ आए तो आई थिंक आ जाएगी, कोशिश तो मेरा ख्याल काफी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, समझ आ जानी चाहिए। चले ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है लाइट जब वो लेफ्ट से राइट जा रही होती है। तो वो डिस्टेंस ऑब्वियसली ये है प्लस ये है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस राइट साइड की तरफ जाने के लिए वो क्या है? एल प्राइम प्लस वी टाइम्स टी प्राइम राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया कि ये सॉरी ये जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि लेफ्ट तरफ आते हुए डिस्टेंस क्या है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये बात जरूरी है कि मैं ये पता करूं कि व्हाट इज टी प्राइम राइट। तो वो हम पता कर सकते हैं। हमें पता है कि लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो ये लिखा हुआ है, और हमें पता है कि टाइम कितना लगा है, वो हमें पता है, टी प्राइम राइट है। तो लाइट की स्पीड तो हमें पता है कि c है, तो c इज डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन से आप बहुत आराम से टी प्राइम राइट निकाल सकते हो। टी प्राइम राइट इज नथिंग बट एल प्राइम ओवर c माइनस बी, ठीक है। अब यही काम आप लेफ्ट के लिए भी कर सकते हो, यानी कि जब लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस, वो एक्चुअली वो जो पाथ है लाइट का, वो ये वाला पाथ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला पाथ जो भी आने वाला है। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है मैंने ऊपर ये चूंकि लिखा हुआ है ऊपर, ये है एल प्राइम माइनस टी प्राइम वी टाइम्स टी प्राइम लेफ्ट, ठीक है। सो अगर आप ये डिस्टेंस यूज करो और वही काम करो जो मैंने राइट वाले के लिए किया था, कि डिस्टेंस हमारे पास है, हमें पता है कि लाइट ने टाइम कितना लिया है,
वेल इट इज एल प्राइम माइनस वी टाइम टी प्राइम डिवाइडेड बाय टी प्राइम लेफ्ट, और अब यहाँ से टी प्राइम लेफ्ट निकाल दो। तो मेरे पास टी प्राइम राइट भी है और टी प्राइम लेफ्ट भी है। अब टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम हमें पता है वो है टी प्राइम राइट प्लस टी प्राइम लेफ्ट। इनको ऐड किया, ये आ गया। तो टोटल क्या है? वेल अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हमें पता है कि दोबारा से हमें वो देखना पड़ेगा कि पहले मैंने कैलकुलेट किया था टोटल टाइम जब वो जो कि उसके लिए होगा जो कि ट्रेन में बैठा हुआ या बैठी हुई है, ठीक है। हमें याद रखना पड़ेगा कि दोबारा क्या हो रहा है कि एक इवेंट हो रहा है एक पॉइंट पे, यानी कि लाइट जा रही है, टकरा के वापस वहीं आ रही है। तो ये जो टाइम मैंने कैलकुलेट किया था शुरू में, वो फिर से क्या था? प्रॉपर टाइम, ठीक है। और एक टाइम मैंने कैलकुलेट किया है उस ऑब्जर्वर के रिलेटिव जो कि बाहर बैठा हुआ है या बैठी हुई है ट्रेन के, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लग सकता है। तो मुझे ये पता है कि टी प्राइम टोटल, ये मैंने सिर्फ कोट किया उस फॉर्मूले को, टी प्राइम टोटल इज इक्वल टू टी। अब मेरे पास दोनों के एक्सप्रेशन है, मेरे पास टी प्राइम टोटल का एक्सप्रेशन भी है मेरे पास, अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, और टी टोटल का भी है जो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जब मैंने डेरिवेशन शुरू की थी। तो वो मैं सिंपली रख देता हूँ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया मैंने। और फिर सिंपल आइडेंटिटी लगा के आप ये देख सकते हो। ये आई थिंक बच्चों वाला काम है, मैं कर नहीं रहा, आसान है ये, ठीक है। तो ये जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो फैक्टर है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। क्योंकि सपोज करो v0 है, इसका मतलब v0 का मतलब क्या होगा? ये 1 हो कि गया, 1 हो गया फिर ये, यानी कि लेंथ वही है जो कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे के लिए है। लेकिन अगर v नॉन जीरो है तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब है कि लेंथ जो l प्राइम है वो छोटा है l से, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं ना छोटी सी बात बता दूं जो कि हमें आगे चाहिए होगी, कि ये जो स्क्वायर रूट में फैक्टर है ना, इसको हम कहते हैं 1 ओवर गैमा वी। ये आगे मैं यूज करूंगा इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 ओवर गैमा वी है। इसका मतलब ये है कि गैमा वी इज दिस, ये आप देख सकते हो कि ये गैमा वी की डेरिवेशन है। अच्छा, मैं वी क्यों यूज कर रहा हूँ? एक्चुअली मुझे गैमा वी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं वी क्यों कहूँ, बस गैमा काफी नहीं है। एक्चुअली ये आई थिंक अगर कोई रिलेटिविटी में काम करना चाहता है या चाहती है तो ये आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप गैमा के साथ वो स्पीड मेंशन कर दोगे जिसका गैमा आप लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, अब ये जो वी है ये क्या है? ये वी है एक फ्रेम की स्पीड दूसरे फ्रेम के रेफरेंस के रिलेटिव से। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक फ्रेम में कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है। तो उसकी एक्चुअली कैलकुलेशन जब करते हैं रिलेटिविटी में तो उसकी स्पीड को हम यू कहते हैं। तो गैमा यू और गैमा वी मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर अच्छी प्रैक्टिस है कि आप गैमा वी वो वेलोसिटी लिख दिया करो साथ, ठीक है। अच्छा चलें, इसका ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अब इतना मसला नहीं होना चाहिए लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेशन में। तो हमने जो हार्ड वर्क था वो कर लिया। अब शुरू करते हैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही वाली बिल्कुल डायग्राम है जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में थी, बिल्कुल वही है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमें याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्स प्राइम। एक्स प्राइम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है पी का इन दिस मूविंग फ्रेम जो कि एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आई थिंक मैं और नीचे ये लेके जाऊँ, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है। ये तो आई थिंक वैसे मैंने सिर्फ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जो दोनों के ओरिजिन पे डिस्टेंस है वो v टाइम्स टी है, ठीक है, जो कि पहले था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब एक क्वेश्चन है x जो है वो क्या है। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पहले वाली बात है कि x जो है वो ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाला टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एक मिनट, और ये किन दो डिस्टेंसेस से मिलकर बना है? बिल्कुल पहले की तरह, इस डिस्टेंस से जो कि v टाइम्स t है, और इस डिस्टेंस से, यही तो मसला है कि प्लस एक्स प्राइम नहीं है इस बार। ये एक्स प्राइम नहीं है, ये बात है, ठीक है। क्यों? अब क्यों मैं बताता हूँ कि एक्स प्राइम क्यों नहीं है। क्योंकि एक्स प्राइम जो है ये लेंथ है इन एस प्राइम फ्रेम, इनसाइड दैट, एग्जैक्टली। लेकिन हमें पता है कि एस फ्रेम के लिए ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अब एक मिनट, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय गैमा, जो कि मैंने अभी दिखाया था। अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी जो बंदा है, हाँ प्लेटफॉर्म पे बड़ा, उसके लिए वो ये होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि x प्राइम इज इक्वल टू दिस। दिस इज फर्स्ट लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फर्स्ट है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। और ये गैमा है, ये v नहीं है क्या? ये गैमा है, हाँ जी। ये मैं वैसे मैंने बता तो दिया पहले, लेकिन मैं फिर भी लिख दूं सिर्फ रेफरेंस के लिए कि गैमा v का मतलब है 1 ओवर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर किसी को अच्छी नोटेशन से प्यार है मेरी तरह, अगर v ओवर c है इसको हम बीटा भी कहते हैं, तो गैमा इज 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा खैर, तो ये पहली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली कि y प्राइम और z प्राइम सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि टाइम की हम कैसे लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। वेल इसके करने के कई तरीके हैं, लेकिन आई थिंक एक तरीका जो है वो बड़ा अच्छा है, वो ये है कि अगर मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह लूं, जिससे आप शुरू में कह रहे थे कि प्लस v भी हो सकता है माइनस v की बजाय, वो कब होगा, जब मैं s प्राइम के फ्रेम में जाऊंगा और फिर मैं वहां से देखना शुरू करूंगा s फ्रेम को, तो हमें पता है कि s फ्रेम जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो v जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस v। इसका मतलब ये है कि अगर आप, और एक और चीज, अब बहुत गौर से एक चीज देखो कि चूंकि गैमा में v स्क्वायर है, तो v को माइनस v करने पे गैमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैमा इज सेम, v को आप माइनस v कर दो, ठीक है। अच्छा अब ये लो, ये मैंने लिखा हुआ है कि टेक x प्राइम इज इक्वल टू गैमा टाइम्स x माइनस vt। मैं f प्राइम और s को अगर एक्सचेंज कर दूं, एक्सचेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप नाम चेंज कर दो, सिर्फ इसका मतलब ये है कि मैं s प्राइम फ्रेम में जाकर देखना शुरू करता हूँ। फिर ये कैसे चेंज होगी ट्रांसफॉर्मेशन, हम देख सकते हैं कि x प्राइम की जगह x हो जाएगा, गैमा मैंने बताया कुछ नहीं होगा उसको, और जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि v को अगर मैं माइनस v भी कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो अनप्राइम्ड हो जाएंगे, और जो अनप्राइम्ड है वो प्राइम्ड हो जाएंगे, और वो प्लस एग्जैक्टली। हाँ अब आप ये देख सकते हो कि आपके पास ये इक्वेशन है जिसमें t प्राइम है, तो आप t प्राइम के लिए सॉल्व कर लो, और चूंकि इसमें x प्राइम आ रहा है, x प्राइम के लिए आपने निकाली हुई है इक्वेशन, वो मैंने सिर्फ पुट किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया। और अब यहाँ पे ये चीज आ जाती है x के साथ, जो कि आपको लग सकता है ये क्या अजीब सी चीज है, यानी कि ये x ओवर v टाइम्स दिस स्क्वायर ब्रैकेट फैक्टर, और आगे ये भी है गैमा v टाइम्स t। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला फैक्टर है, अगर आप इसमें ये लगाओ, एक्सप्रेशन डालो गैमा का, जो कि अब मैंने डाल के दिखाया हुआ है आपको, तो ये आप देख सकते हो क्या बनता है। ये डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, किसी ने देखना है तो देख ले, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन लाइक दैट, ओके। अब ये अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था, तो हमारे पास सिंपली ये बनता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास t प्राइम आ जाता है, तो ये दूसरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सारी कैन आपने लिख दी, ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा अब ये इसको मैंने नीचे लिखा भी हुआ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा अब मैं जो अभी काम ये कर सकता हूँ कि मैं वही वाला काम जो मैंने उसके लिए किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, वो मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी करके दिखा सकता हूँ कि वेव इक्वेशन जो है वो अब इनवेरिएंट होनी चाहिए, अगर तो ये वाकई सही है तो एक्चुअली इनको इसको करने का तरीका लेकिन है। इस पर हम एक दो बात समझने की कोशिश करते हैं। इसका ये मतलब है कि हम, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि हम लॉजिकली मंत्र की तौर पर समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की स्पीड की कायनात के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की कोई लिमिट होनी चाहिए, राइट। उसको हम सी कहते हैं। अगर वो लिमिट मौजूद है तो उसके लिए टाइम कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो जरूरी, मतलब ये रिजल्ट है उस बात का। और अगर टाइम कॉन्ट्रैक्शन होती है तो टाइम डायलेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो लेंथ को भी कम होना चाहिए मूविंग डायरेक्शन। यही चीजें हमने साबित की। तो इसका ये मतलब है कि जैसे हम रिलेटिविटी में एक बात करते हैं, और जब मैं रिलेटिविटी कहता हूँ तो उससे मतलब है कि गैलीलियन रिलेटिविटी, मैं ओवरऑल रिलेटिविटी की बात करूं, उसमें अहमियत इस चीज की है कि क्या चीजें चेंज नहीं होती, राइट। उसमें सबसे ज्यादा अहम चीज है कि इंफॉर्मेशन की स्पीड की जो लिमिट है c, वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। उसका रिजल्ट ये होता है, अगर वो सेम है तो उसका नतीजा ये निकलेगा। गो अहेड। अच्छा मैं अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने वो ओरिजिनली लिखी नहीं थी, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि काफी लोग पूछते भी हैं। वो ये है कि सपोज करे कि मैं ना ये करता हूँ कि ओके मैं एक काम कर सकता हूँ, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। अब मैं आगे एक काम करता हूँ कि अगर मैं डिफरेंशियल लूँ dx प्राइम का, तो हम देख सकते हैं कि इट्स गैमा, मैं अब गैमा भी नहीं लिखूंगा, गैमा लिख रहा हूँ जल्दी के लिए, तो इट्स नथिंग बट दिस,
ठीक है। और dt प्राइम का अगर मैं डिफरेंशियल लूं तो ये नथिंग है बट v ओवर सी स्क्वायर टाइम्स dx, ठीक है। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है किसी चीज की, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है dx ओवर dt, x डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं कहूं कि प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी क्या होगी, तो जो v प्राइम है, v, अच्छा मुझे v नहीं लिखना चाहिए, रुके, u प्राइम लिखूंगा मैं, क्योंकि v जो है मैंने मुख्तस किया हुआ है फ्रेम की रिलेटिव स्पीड के लिए। तो सपोज करें कि एक फ्रेम में किसी चीज की जो x वेलोसिटी है वो u है, और एक दूसरे फ्रेम में है वो u प्राइम है। तो u प्राइम क्या होगा, वेल वो है dx प्राइम ओवर dt प्राइम, लेकिन उनके अभी मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं। हाँ, तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो dx माइनस v dt और ये, ठीक है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि पहली बात तो ये गामा कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं dt से, तो ये बनता है स्टेप्स कट शॉर्ट करने के लिए dx ओवर dt बनेगा, तो dx ओवर dt क्या है, वो है u माइनस v, क्योंकि dt ओवर dt कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी v ओवर सी स्क्वायर और dx ओवर dt है, तो ये u। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये फार्मूला, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। हम भी देख सकते हैं कि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर ना हो, एक्चुअली ये वो फार्मूला बन जाएगा फिर जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में रिलेटिव स्पीड के लिए होता है, ठीक है। सही, और सही। इसमें एक और बात ये है कि आई डोंट नो कि मैं इसको, हाँ, अच्छा सपोज करें कि मैंने कहा है कि u जो है वो किसी भी स्पीड की x वेलोसिटी है, किसमें उसमें क्या कहते हैं उसको, क्या कहना चाहिए मुझे, एस फ्रेम में, कि एस, हाँ, एस फ्रेम में, और वी यू प्राइम जो है वो वेलोसिटी होगी किसमें, एस प्राइम फ्रेम में। तो सपोज करें कि वो जो चीज है जिसकी वेलोसिटी यू थी वो खुद लाइट है, हाँ, तो इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू c, तो फिर u प्राइम क्या होगा, वेल इट इज नथिंग बट c माइनस v ओवर 1 माइनस c v ओवर c स्क्वायर, बट एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्चुअली आप ये देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट c माइनस v, और एक्चुअली ये नीचे भी c होगा लेकिन ऊपर आके c हो जाएगा, बट दिस इज नथिंग बट c। So speed of light is same in every reference frame. In every reference, right. तो यहाँ पे हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने कुछ और इसमें ऐड करना है? नहीं, मैंने इसके आई थिंक मैंने अगर आप चाहें तो मैंने ये प्रूफ कर सकता हूँ, मैं वैसे स्टेप्स दिखा सकता हूँ कि वेव इक्वेशन इज इनवेरिएंट। नहीं, वो हमारा नेक्स्ट वो हमारी नेक्स्ट, चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन खत्म हुई। ये इसको याद रखें कि ये लॉरेंस फिट्जजेराल्ड ने आइंस्टाइन से पहले ही कर लिया हुआ था, तो ये हमारे मेंबर्स के लिए